हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 10 की प्रमेय 6.5 को सिद्ध करेंगे। इसके पहले हमने चारों प्रमेय को सिद्ध किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज हम प्रमेय 6.5 को सिद्ध करेंगे। यहाँ पर चलिए देखते हैं। इसका कथन है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। मतलब ये वाला एक त्रिभुज हो गया, ये वाला एक त्रिभुज हो गया। इसमें इस त्रिभुज का एक कोण मतलब कोण ए बराबर है कोण डी की, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। मतलब इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन कौन से हैं, ए बी है और ए सी है। और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या है, डी ई और डी एफ है। तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया है इसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ इस प्रकार हैं कि कोण ए बराबर कोण डी और इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो हैं वो समानुपाती हैं। मतलब ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ। ये इतना हमें दिया है, हमें लिख लेना है। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। और इसके बाद में हमें क्या करना है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। बस हमें यही इतना सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो फिर यहाँ पर इसे लिख लेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसके बाद में हम इसे सिद्ध करने के लिए यहाँ पर रचना करेंगे, ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू खींचा तथा पी को क्यू से मिलाया। यही रचना हमें इसकी पिछली दोनों प्रमेयों में करना था और यही वाला हम यहाँ पर भी करेंगे। इसी से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या दिया है, ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू खींचा तथा पी को क्यू से मिला दिया। ये इतना हमें रचना में लिख लेना है। इसके बाद में हम उपपत्ति या प्रूफ या प्रमाण आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू डी पी क्यू में कोण ए बराबर कोण डी और ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, ये दोनों हमारा रचना से हो जाएगा। और कोण ए बराबर कोण डी हमारा ये दिया है। यहाँ पर देखिए कोण ए कोण डी के बराबर दिया हुआ है। यहाँ पर समीकरण 2 जो है ये हमारा कोण ए बराबर कोण डी ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हमने लिखा है दिया है के अंतर्गत में। और यहाँ पर हमने रचना भी जो की है, ए बी जो है वो डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। तो फिर यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी मतलब त्रिभुज ए बी सी ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू। ये हमारा एस ए एस भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये हमारा समरूप हो जाएगा, मतलब सर्वांग सम हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा समीकरण 1 है उसे हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ए बी बटा डी ई बराबर में ए सी बटा डी एफ। इसके बाद में जो हमने रचना किया है, रचना जो किया है ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, तो इसका मान हम यहाँ पर रख लेंगे। ए बी जो है वो डी पी के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डी पी बटा डी ई। और ए सी जो है डी क्यू के बराबर है, ए सी जो है डी क्यू के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए सी के स्थान पर डी क्यू हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू बटा डी एफ। जब ये भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी तो ये इसके जो संगत तीसरी भुजा है वो समांतर हो जाएगी। ये हमारा थेल्स प्रमेय की विलोम से। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हो जाएगा डी पी बटा डी ई बराबर में डी क्यू बटा डी एफ, ये भुजाएं जब समानुपाती हो गई हैं तो फिर ये इसके मतलब जो तीसरी भुजा है पी क्यू और ई एफ ये दोनों समांतर हो जाएगा। ये ऐसा हमने वो थेल्स प्रमेय की विलोम में देखा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए अब ये हमारा समांतर हो गया। जब समांतर हो गया तो इसके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ कोण पी बराबर कोण ई और कोण क्यू बराबर कोण एफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब ये भुजा पी क्यू ई एफ के समांतर हो जाएगी तब कोण पी बराबर कोण ई हो जाएगा, कोण क्यू बराबर कोण एफ हो जाएगा। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो फिर हमारा त्रिभुज डी पी क्यू वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। यहाँ पर देखिए ऐसे हम फिर लिख लेंगे
त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। ये हमारा एंगल समरूपता की कसौटी से सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर दो कोण बराबर हैं और एंगल का मतलब होता है कोण समरूपता की कसौटी से। तो ये दोनों हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से हमारा त्रिभुज ए बी सी डी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 4 हमारा ये है। पहले समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 में क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी पी क्यू के। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो समरूप भी हो सकते हैं, परंतु समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज ए बी सी वो समरूप भी हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी ये हमारा समरूप है त्रिभुज डी पी क्यू के, और हमारा त्रिभुज डी पी क्यू ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। इसलिए हमारा ये जो त्रिभुज ए बी सी है वो डी ई एफ के भी समरूप होगा। इसलिए मतलब जो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी पी क्यू है, ये हमारा समीकरण 3 है। और जो मतलब यहाँ पर देखिए, और जो त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ के समरूप है, ये हमारा समीकरण 4 है। ये देखिए समीकरण 4 है। तो समीकरण 3 व 4 से ये हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध हुआ या फिर इति सिद्धम।